हेलो गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सारे लोग। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री सीरीज़ क्लास नंबर 6। द नेम ऑफ द चैप्टर न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। पिछली 5 क्लासेस में हमने ऋग्वेद वगैरह के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस फाउंडेशन बना लिया था। हमने देखा था उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, कुछ राजा थे सोसाइटी में, प्रजा थी बाकी, कुछ पब्लिक बिल्डिंग्स बनी हुई थी, देन वहाँ का स्ट्रक्चर, वहाँ के लोग, रिचुअल्स, सेक्रीफाइसेस, हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया था। देन उसके साथ साथ क्या है कि और भी लोग समाज में ऐसे थे जिनके दिमाग में और अच्छे अच्छे आइडियाज़ आ रहे थे, ठीक है, जो इस सोसाइटी से थोड़ा अलग सोच रहे थे, जिसमें गौतम बुद्ध, महावीर का नाम बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, जिन्होंने एक अलग हिंदुज़म से एक अलग सेक्ट बनाया। फिर लोग उनसे इतने इन्फ्लुएंस हुए कि उन्होंने उनके सेक्ट को जोड़ा और आज आप देखते हो बुद्धिज़्म कितना पूरे दुनिया में फैला हुआ है और बुद्धिज़्म को मानने वाले कई सारे लोग हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग बुद्धिज़्म को सपोर्ट करते हैं क्योंकि उसकी टीचिंग्स बहुत अच्छी हैं। इक्वालिटी की बात करता है, अहिंसा की बात करता है और जितने भी अच्छे अच्छे आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं, धर्म, अहिंसा, सत्य, सब की बात करते हैं महावीर और ये बुद्धा, ठीक है। तो हम इसमें समझेंगे कि किस तरीके से इन सारे छोटे छोटे सेक्ट्स का इमर्जेंस हुआ, कौन कौन एसोसिएट फिगर हैं इम्पॉर्टेंट, और देखेंगे कि इनके अंदर न्यू आइडियाज़ किस चीज़ को लेकर आए। देखो ये लोग सोचते थे कि इन लोगों में पहले फिलोसफिकल डिबेट्स होती थी। कैसी? साइंस में इतना ये लोग डेवलप थे नहीं सारे के लोग। आप बुद्धा से या बुद्धा के पहले के टाइम से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कैमरे का इन्वेंशन क्यों नहीं कर रहे थे वो लोग इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन क्यों नहीं कर रहे थे। तो वो इन सारी चीज़ों को इन्वेंशन ना करके, इन सारी चीज़ों के बारे में ना सोच के ये सोच रहे थे कि हम धरती पे कैसे आए, मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, ये शरीर क्या है, शरीर में से आत्मा कैसे निकलती है। तो ये सारी चीज़ों पे लोगों का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था, ठीक है। उसी तरीके से आज हिंदुज़म आप देखते हो कितना जटिल है, मतलब मुझे लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है हिंदुज़म, क्योंकि आप इसको एक चीज़ से कनेक्ट कर ही नहीं पाओगे। आप अगर किसी भी टेक्स्ट की बात करें, रामायण की बात करें या फिर महाभारत की बात करें, तो ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन से एसोसिएटेड है। पूरे इंडिया में फैले हुए हैं ये सारे टेक्स्ट, और कुछ कुछ टेक्स्ट को मॉडिफाई किया गया है अलग अलग लैंग्वेजेस में। कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जो ओरिजिनल में नहीं है, कुछ इवेंट्स ऐसे लिखे गए हैं जो पर्टिकुलर रीजन में हुए हैं। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, लेकिन हमें स्टिल पढ़नी चाहिए ये चीज़ों की फ़िलॉसफी, ये इन सारी चीज़ों के बारे में। तो वही चीज़ हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अराउंड 2500 ईयर्स एगो न्यू थिंकर्स इमर्ज इन नॉर्थ इंडिया। देखो कुछ 2500 साल पहले क्या हुआ कि कुछ नए नए थिंकर्स नॉर्थ इंडिया में इमर्ज होने लगे। हमने महाजनपद की बात की थी, जिसमें आपको मैंने कौशाम्बी के बारे में बताया था, अवंती के बारे में, वज्जी के बारे में, मगध के बारे में बताया था, जो कि बहुत बड़ा एम्पायर था, ठीक है। इन सारे एम्पायर के बारे में मैंने कुछ ना कुछ आपको बताया था। वज्जी एक अर्ली रिपब्लिक था, ठीक है। मगध बाकी बाद में जाके बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। इसी तरीके से और भी सारे बड़े बड़े महाजनपद थे जहाँ पे राजा होता था, उनकी सोसाइटी होती थी, पूरी ट्रेड मार्केट, इकोनॉमी, सब कुछ होता था, ठीक है। टैक्सेशन उन्होंने लगाया हुआ था क्योंकि उनको स्टैंडिंग आर्मी को क्या करना था, सरवाइव करना था, उनको फीड करना था, इसके लिए। तो बाद में क्या हुआ, इसी रीज़न में यहाँ पर कुछ ऐसा सेक्ट निकला, ऐसे लोग भी थे जो इन सारी चीज़ों में ना पढ़ के किसी और ही दुनिया के बारे में सोच रहे थे। मतलब होता है ना कि हमारे अभी भी देश में क्या होता है, हमारे आपने देखा होगा अभी बहुत ज़्यादा कुछ गुरु हैं जो अध्यात्म की ओर बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ठीक है। वो उनके पास आप जाके बैठोगे तो वो इस तरीके की बातें करते हैं कि ये पूरा जो दुनिया है वो एक छलावा है, मोह माया है, ये कुछ नहीं है। तो इस तरीके के जो आइडियाज़ थे ये कहाँ से डेवलप हुए, ये बातें कहाँ से आई, ये गॉड का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये अहिंसा का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, बुद्धिज़्म से इतने लोग इंस्पायर क्यों हैं। अगर आप आज पूरी दुनिया में देखोगे तो इतने सारे बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, बहुत सारे। चाइना में छोटे छोटे बच्चों ने बुद्ध धर्म अपनाया हुआ है। जिस तरीके से पहले गुरुकुल हुआ करते थे जिसमें हिंदू धर्म की शिक्षा दी जाती थी, अब बहुत ज़्यादा मेजर स्केल पे आप देखोगे कि बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज़ हैं। यहाँ पे लोग इतना बुद्धिज़्म की ओर बढ़ रहे हैं, अपने आप को अगर हिंदू भी हैं देन कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, बुद्धिज़्म की ओर जा रहे हैं, उसके पाथ पे चल रहे हैं, क्योंकि ये रिलीजन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सेक्रीफाइसेस नहीं मांगता है, कोई रिचुअल्स की बात नहीं करता है, ठीक है, अपनी आत्मा, अपने शरीर, इस तरीके की दार्शनिक बातें करते हैं। तो ये बातें निकल कर कहाँ से आई,
किसने की ये बातें, किस तरीके की बातें थी ये, और लोगों पर इनका प्रभाव क्या पड़ा, वो सब चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, तो इन महाजनपद के साथ साथ क्या हुआ, यहाँ पर नए नए थिंकर्स का भी इमरजेंस हुआ नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, तो थिंकर्स तो कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हो थिंकर, मैं हो सकती हूँ थिंकर, कोई भी हो सकता है जो अलग सोचे, जिसके आइडियाज़ थोड़े क्रिएटिव हो। हर इंसान थिंकर है। ठीक है, तो वो क्या है, वो एक थिंकर है। मैं लाइफ को अलग तरीके से देखती हूँ, मैं रिलीजन को अलग तरीके से देखती हूँ, मैं और भी सारी चीज़ों को अलग तरीके से देखती हूँ। तो ये मेरी थिंकिंग है, मेरे पर्सपेक्टिव है, मैं इस पर्सपेक्टिव से जो चीज़ सोचती हूँ वो मैं अलग थिंकर हूँ। ठीक है, आप जो सोचते हैं आप वो अलग थिंकर हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे महापुरुष ने नॉर्थ इंडिया में जन्म लिया था और अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया, ताकि लोगों की लाइफ क्या हो सके, थोड़ी इजी हो सके, या फिर लोग जिन चीज़ों के आंसर ढूंढ रहे हैं और उन्हें आंसर उन चीज़ों के मिल चुके हैं, तो वो लोगों को आगे की ज़िंदगी जीने के लिए गाइड कर सकें। देन दे आस्क डीप क्वेश्चंस, और ये जो थिंकर्स थे वो ना बहुत बहुत गहरे क्वेश्चंस पूछते थे। ठीक है, हमारे जैसे क्वेश्चन नहीं है कि आज खाने में क्या है और आज हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे क्वेश्चन नहीं थे इनके। कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो बहुत ज़्यादा आपको दुविधा में डाल सकते हैं, वैचारिक क्वेश्चंस होते थे। जैसे कि ये ज़िंदगी क्या है, जैसे आप कभी कभी सोचते हो ना ये ज़िंदगी क्या है, अगर ये ख़त्म हो गई तो क्या होगा। आप अगर बहुत ज़्यादा आज डिप्रेस्ड हो, मान लो कल को तुम्हें कुछ हो गया, देन वो डिप्रेशन भी आपके साथ चला जाएगा। और बाई चांस अगर लाइफ आफ्टर डेथ कोई होती है ऐसी चीज़, देन आपकी सोल हमेशा ये सोचती रहेगी कि काश मैंने वो डिप्रेशन ना लिया होता और जो छोटी सी ज़िंदगी होती उसको मैंने इन्जॉय कर लिया था, और भी सारी चीज़ देख ली होती, अपने लोगों के पास रह लिया होता, अपनों से प्यार कर लिया होता। तो इस तरीके के बहुत बहुत डीप क्वेश्चंस के साथ इन सारे थिंकर्स का इमरजेंस हुआ, जो सोचते थे कि ये ज़िंदगी क्या है, ये ज़िंदगी कैसे चल रही है, हमारे अंदर क्या चीज़ है जो हमें चला रही है, हम जब मर जाते हैं तो हमारे अंदर से ऐसा क्या निकल जाता है कि जिससे शरीर क्या हो सकता है, शरीर पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के क्वेश्चंस लेकर ये कौन आते हैं, ये थिंकर्स आते हैं। उसी समाज में कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा हट के सोचते हैं, जिनको डेली खाना पीना ट्रेड मार्केट इन सब से हट के एक अलग ही दुनिया इनके दिमाग में चलती है, जो कि इन सब चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, इनके अकॉर्डिंग समाज कैसा होना चाहिए, समाज में लोग कैसे होने चाहिए, सही राजा क्या है, राजा के सही कर्तव्य क्या है, राजा को क्यों बनाया गया है, समाज की सेवा करने के लिए बनाया गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस इनके माइंड में आते हैं। देन वो क्या करते हैं, लोगों से डिस्कस करते हैं, और लेटर पीरियड में क्या होता है कि यही लोग आगे चल के बहुत ज़्यादा महान हो जाते हैं, इतिहास में अपना नाम दर्ज कराते हैं, और आज भी इनकी बहुत ज़्यादा गुणगान है, आज भी इनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं जो इनके बात को फॉलो करते हैं। ठीक है, एंड नेचर, और ये नेचर की बात करते हैं, उत्पत्ति की बात करते हैं। ठीक है, ये पृथ्वी कैसे उत्पत्ति हुई, किसने इसको बनाया, किसने जीव बनाया, किसने शरीर में जान डाली, किसने मछली को पानी में रहना सिखाया, किसने हम सांप को रेंगना सिखाया। इनका यही क्वेश्चन आता है, जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी जीव हैं, वो कैसे आए, किसने बनाया, एक नेचुरल कोई फोर्स होगी उसने बनाया, या कोई भगवान है जो हमारे ही जैसे दिखते हैं उन्होंने बनाया, या फिर इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ ऐसा है अलग जिसने जो हम सबको चला रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन लेकर ये सारे थिंकर्स आते हैं और अपनी एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ जाते हैं लोगों के दिमाग में, लोगों के माइंड में। आज आप जितने भी किसी के भी बहुत बड़े फ़ैन हो, चाहे वो अनिरुद्धाचार्य के फ़ैन हो, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हैं, जितने भी लोग हैं बहुत ज़्यादा फ़ैन हो, ये जो बातें करते हैं ये फ़िलॉसफिकल बातें होती हैं। जितनी भी ये बातें करते हैं, इनसे महान लोग ये बातें पहले ही सोच चुके हैं, पहले ही इनके उत्तर दे चुके हैं, बस वो उनको कॉपी पेस्ट करते हैं, हमें चिपकाते हैं और प्रॉफिट करते हैं, बस सिंपल सा है। एंड दिस वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट चेंज, और ये जो पीरियड था पूरा, ये पूरा काल हम देखेंगे, ये बहुत बड़ा चेंज लाता है, बहुत ज़्यादा बदलाव लाता है। किन किन चीज़ों में, राइज ऑफ सिटीज़, बहुत बड़ी बड़ी क्या हो जाती हैं, शहर बन जाते हैं। मतलब पहले लोग सिर्फ जनपद में रहते थे, जनपद से महाजनपद में रहते थे। उसके बाद क्या हुआ, वो महाजनपद आगे चल के इतना ग्रो कर गए कि बहुत बड़ी सिटीज़ बन गई, बहुत बड़े मेजर सेंटर बन गए, अर्बन सेंटर बन गए, और ये सारी किसी न किसी नदी के किनारे थे, किसी न किसी नदी के आसपास थे। और जिस तरीके से उन लोगों ने और एडवांसमेंट सीख ली, अचीवमेंट्स ले लिए, डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा जान गए, देन उस एरिया को उन्होंने और एक्सपेंड कर दिया। आयरन एज आने के बाद इनकी लाइफ में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया,
आया, क्योंकि पहले जो वाइल्डरनेस फैली हुई थी, जो जंगल थे, उनको काटना इतना आसान नहीं था। लेकिन जब आयरन की डिस्कवरी हो गई, देन उन्होंने उससे वेपन्स बनाए और उन वेपन से उन्होंने पूरी कटाई की और पूरे रीजन को साफ किया। और जब रीजन साफ होने लगा तो वहाँ पे सेटलमेंट्स बढ़ने लगे, सेटलमेंट्स के साथ साथ प्लॉट्स कटिंग होने लगी, प्लॉट में क्रॉप प्रोडक्शन होने लगा, क्रॉप प्रोडक्शन से जो एनिमल्स थे वो भी फीड हो रहे हैं, जो इंसान है वो भी हैं, और समाज में कुछ ऐसे भी हैं जो क्या खा रहे हैं, जो नॉन वेज खा रहे हैं। तो वो सब कंटिन्यूटी के देखने के साथ साथ क्या है, पॉपुलेशन में ब्लूम होने लगा, ग्रोथ होने लगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इसी से क्या बने, सिटीज़ बनने लगे। अब पॉपुलेशन बढ़ी है, पॉपुलेशन कहाँ जाएगी, रहेगी तो उस जगह में, लेकिन पॉपुलेशन के बेसिस पे ही डिसाइड होता है कि वो जगह विलेज है, वो जगह टाउन है, कि वो जगह सिटी है। जब पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई देन उसको हम सिटी कहने लगे। एंड द ग्रोथ ऑफ किंगडम्स, और इसी के साथ साथ क्या हुई, साम्राज्य की ग्रोथ होने लगी। पहले किंग्स होते थे, देन उसके बाद जब सिटी बन गई तो देन किंगडम होने लगे, ठीक है। इनके बड़े बड़े महल होते थे, एक राजा होता था, राजा की रानियां होती थी 4-5, उसके बाद उनके लिए सैनिक होते थे, मंत्री होते थे, पूरे राज्य में राज किया करते थे, प्रॉपर टैक्स सिस्टम था, प्रॉपर जैसे आज हम देखते हैं म्यूनसिपैलिटी हमारे आसपास काम करती है, हमारे यहाँ तो, क्योंकि मैं तो टाउन से बिलोंग करती हूँ। देन यहाँ पे देखते हैं कि हर चीज़ की ये लोग क्या करते हैं, टेक केयर करते हैं। पानी सही से आ रहा है, नहीं आ रहा है, लोग सही से रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, मारपीट तो नहीं हो रही है, कोई चोरी वोरी तो नहीं कर रहा है। तो ये सारे काम उस टाइम किसके थे देखने के, ये राजा के थे। और राजा ने जो किंगडम बनाया था, उस किंगडम में जो मंत्री रहते थे, उस किंगडम में जो लोग रहते थे, वो उसकी टेक केयर किया करते थे। तो इस तरीके से हमें काफ़ी मेजर किंगडम्स का ग्रोथ देखने को मिलता है इस पूरे पीरियड में, ठीक है। क्योंकि बड़े सिटीज़ को एडमिनिस्टर कोई एक किंग तो कर नहीं सकता, तो उसके साथ क्या है, बहुत सारे मिनिस्टर्स लगेंगे। देन जब पॉपुलेशन बढ़ गई है तो सामने वाले जो राइवल्स होंगे उनके यहाँ भी तो पॉपुलेशन बढ़ गई होगी, उन्होंने भी तो अपनी आर्मी में इंक्रीमेंट किया होगा, सोल्जर्स को रिक्रूट किया होगा, बड़ी सी आर्मी बनाई होगी। देन एक हमारे ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो किंग्स के अंदर उस टाइम होती थी, कि अगर हम पे हमला हो गया तो हम अपना डिफेंस कैसे करेंगे। तो इसके लिए वो कंटिन्यू रिक्रूट्समेंट करते रहते थे सोल्जर्स की, वॉर में भी इन्वॉल्व होते थे, काफ़ी सारी इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं जिसमें काफ़ी सारी, कभी इन्हें जीत मिलती थी, कभी जीत नहीं मिलती थी, और सोल्जर्स हमेशा उनके साथ रहते, ठीक है। एक राजा बिना सोल्जर्स के कभी लड़ाई नहीं कर सकता। जिस तरीके का आप प्रेजेंट डे स्ट्रक्चर देखते हो तो उस चीज़ को ना एसोशिएट किया करो, हमारी आर्मी को सोल्जर समझो, ठीक है। हमारी सेंटर पे जो गवर्नमेंट बैठी हुई है उसको एज अ किंग समझो, और वो हमें रूल कर रही है, हम एक प्रजा हैं, वी आर द सब्जेक्ट्स ऑफ द किंग। सो हमें वो रूल कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कैसे, अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू। क्या पॉलिसीज़ ला रहे हैं, जो गलत करता है यहाँ पे वो जेल में जाता है, अच्छा काम करता है उसको रिवॉर्ड देते हैं, प्रमोशन देते हैं। और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करें, एम्प्लॉयमेंट दें, वो ये सिक्योर करें कि हमारा जो ट्रेड है वो फेयर ट्रेड हो, ठीक है। वो ये सिक्योर करें कि जो बच्चे हैं वो सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, उसके फ़ीस को मेंटेन रखा जा रहा है, नहीं रखा जा रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें आप प्रेजेंट डे में देखते हो, इसको आप डेमोक्रेसी बोल दो, हमारी इलेक्टिव गवर्नमेंट बोल दो, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बोल दो, उसी टाइम का सेम स्ट्रक्चर उस टाइम होता था। लेकिन क्या था, राजा बनता था जो कि पोजीशन हेरिडिटरी होती थी, लाइक उसका बेटा बनेगा फिर राजा, फिर बेटे का बेटा राजा बनेगा, उस एक ही पूरे फैमिली के राजा बनते रहते थे जब तक कोई बड़ा राजा आके उनको ख़त्म नहीं कर देता था और अपने आप को उस रीजन का राजा ना बता देता था, या फिर उस पूरे किंगडम को अपने कंट्रोल में नहीं ले लेता था, ठीक है। बहुत सारे हिस्ट्री में आपको ऐसे इंसिडेंट देखने को मिलेंगे। कभी कभी जो आर्मी होती थी वो उसका जो कमांडर होता था, कमांडर इन चीफ, वो इतना पावरफुल हो जाता थे कि वो राजा के खिलाफ विद्रोह कर देते थे और अपने आप को राजा घोषित कर दिया करते थे। क्योंकि राजा की देखो बैकबोन क्या होती है, उसकी आर्मी होती है, आर्मी के पास सारे वेपन्स हैं, आर्मी के पास टेरिटरी है, ठीक है। आर्मी को हर चीज़ पता है कैसे क्या होनी है, और अगर आर्मी में ही आपको पता लगे एक गद्दार निकल आया तो आप फिर उसका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। वो एकदम से आर्मी आके आपको पूरा वैनिश कर देगी, एंड देन को अपने आप को उस थ्रोन पे जिस पे आप बैठे हो और आपकी पूरी फैमिली की आपने फ्यूचर सिक्योर कर रखा है पहले से ही, उस पे अपने आप को असेंड कर लेते हैं और अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं, फ्रॉम नाउ आई एम द किंग ऑफ दिस किंगडम, ठीक है। तो इस तरीके के हमें बहुत सारे मेजर इंसिडेंट देखने को हिस्ट्री में मिलते रहेंगे, बहुत राइवलरी रहेंगी और
आगे पढ़ोगे, मुग़ल पीरियड पढ़ोगे, सल्तनत पीरियड पढ़ोगे, जिसमें लोधी डायनेस्टी पढ़ोगे, ये सारी चीज़ें पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि इन लोगों में आपस में कितनी लड़ाइयाँ होती थी। कभी कभी चाचा भतीजे में लड़ाई होती थी जो एक दूसरे का खून कर दिया करते थे, बाप बेटे में लड़ाई होती थी, वो एक दूसरे को मरवा दिया करते थे, जेल में डाल दिया करते थे, सड़ने दिया करते थे। तो ये सारे बहुत तरीके के अलग अलग इंसिडेंट आपको इतिहास में देखने को मिलते हैं। कुछ फैसिनेटिंग कहानियाँ देखने को मिलती हैं, रज़िया सुल्तान की कहानी देखने को मिलती है, और उनकी कहानी में बहुत कुछ ने उसको रोमांटिसाइज भी किया है, उनकी कहानी को किसी एक को लेकर। उनके जो सेनापति थे उनके साथ उनका काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे। तो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी एक साथ टाइम फ्रेम में हो रही हैं, और अलग अलग हिस्टोरियन ने अपने अपने पर्सपेक्टिव से इतिहास लिखा है, और उसको राजा के सामने भी प्रेजेंट करते थे और उसको प्रेजेंट करते थे हमारे लिए। उन्होंने जो लिखा है इतिहास, उसी से आज हम पता लगाते हैं कि उस टाइम की कंडीशंस कैसी थी, उस टाइम के लोग कैसे थे। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे तो आपने देख लिया यहाँ पे क्या हुआ, राइज ऑफ सिटीज़ होने लगी। ठीक है, बहुत सारे जो नगर थे उनका उदय हुआ, एंड द ग्रोथ ऑफ किंगडम्स, और इसी के साथ साथ क्या हुए, बहुत सारे साम्राज्य बन गए। ठीक है, किंगडम्स बन गए, एंड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू आइडियाज़, और इसी के साथ नए नए विचार आए। लोगों ने नए नए तरीके के सोचा अबाउट लाइफ, कि ज़िंदगी क्या है, क्यों है, हम कैसे आए, कैसे बने, हमसे पहले कौन था, हमारे बाद कौन होगा, मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, मरने के बाद शरीर कहाँ जाता है, आत्मा जब निकल जाती है तो वो आसमान में जाती है कि वो सारे हमारे पंचतंत्र में विलीन हो जाती है। इस तरीके की कई सारी चीज़ें हैं जो लोग सोचा करते थे कि क्या ये होता है, क्या वो होता है। आप भी अभी सोचते हो, ठीक है, आप जब तर्क करते हो तो आप एक रैशनल व्यक्ति माने जाते हो। आप अगर बिना किसी चीज़ को सोचे उस चीज़ को गड़े होदे की तरह कर रहे हो, ठीक है, तो तुम बेवकूफ़ हो। ठीक है, क्वेश्चन करना सीखो, पढ़े लिखे हो, हर चीज़ के पीछे क्या है, क्यों शुरू किया, उसके क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। जब ये थिंकिंग आपके दिमाग में डेवलप होना शुरू हो जाती है तो आप भी खुद में एक विचारक बन जाते हो। ठीक है, मैं कभी ऐसा नहीं करती कि मुझे किसी ने कोई बात बता दी और मैंने उसको वैसे एज इट इज़ मान लिया। आई क्वेश्चन एवरी टाइम, मैं ये कैसे है, ये क्यों है, इसका ये पहले कहाँ से, ओरिजिन कहाँ से हुई, कैसे हुई। तो ये जो क्वेश्चन होता है ना, उससे क्या होता है, थिंकिंग डेवलप होती है आपकी, आपको खुद पता लगता है अच्छा ये चीज़ हुई थी, ऐसे हुई थी, ये गलत नहीं है थोड़ी, अच्छा ये तो ऐसे होना चाहिए मेरे ख्याल से। जब आप कहते हैं मेरे ख्याल से, इन माय ओपिनियन, तो इसका मतलब है आप एक थिंकर हो, आप बन चुके हो कि आप अपनी सोच डेवलप करो किसी पार्टिकुलर मुद्दे को लेकर। एंड द पीस, और लोग शांति की बात करते थे कि शांति क्या है, तो कहते थे कि कुछ का मानना है कि शांति वो है जब आपके राज्य में सब कुछ कुशल मंगल है और आप अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो। ठीक है, तो कुछ कहते थे नहीं, शांति मन की शांति है, जब आपका मन प्रसन्न है तब आप शांत हैं। तो कुछ कह रहे हैं नहीं, शांति पेट की भूख है, जब आपका पेट शांत है तो आपका मन शांत है, और आपका मन शांत है तो आप शांत हैं। तो इस तरीके के बहुत ज़्यादा जो डीप क्वेश्चंस हैं, जिनके डीप आंसर्स होते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे होते नहीं है कि एक पुरोहित होते हैं वो शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, वहाँ से बताते हैं धर्म क्या है, कर्म क्या है। तो इस तरीके की बातें, इस तरीके के आइडियाज़ इस टाइम पीरियड में डेवलप हुए। एंड सोसाइटी, और ये समाज के बारे में भी सोचते हैं कि समाज किस तरीके का होना चाहिए, समाज में लोग कैसे होने चाहिए, उन लोगों के कर्तव्य कैसे होने चाहिए, समाज में जो अलग अलग सोशल डिवीज़न है वो ख़त्म होना चाहिए। तो इस तरीके की बातें सब करते हैं, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग है चैप्टर काफ़ी, तो अच्छे से पढ़ना इसको। तो यहाँ पे उपनिषद के बारे में देखो, उपनिषद का मतलब क्या है। उपनिषद आर द इम्पॉर्टेंट रिलीजियस टेक्स्ट। जो उपनिषद हैं वो भी हमारे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिलीजियस टेक्स्ट हैं। ठीक है, ये हिंदू धर्म में आते हैं, जो उपनिषद हैं, वेद हैं, पुराण हैं, जिनकी बातें आप करते हैं, ये हिंदू रिलीजन में स्पेशली आते हैं। इन सारी चीज़ों में अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। कुछ बहुत बड़े बड़े जो टेक्स्ट हैं, मैथोलॉजिकल टेक्स्ट हैं, रामायण महाभारत, उसमें राम जी की कहानी है। महाभारत में एक कुरु जो थे, ट्राइब थी, उसकी कहानी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं निकल के आती हैं। उसी तरीके से उपनिषद लिखे गए हैं, जिनमें ये लिखा गया है कि गुरु शिष्य का ट्रेडिशन कैसा होना चाहिए, हम जब पढ़ाएंगे तो हमें क्या पढ़ना चाहिए, और उसमें सब कुछ फिलोसफिकल क्वेश्चंस के बारे में लिखा है उपनिषदों में। जैसे कि ज़िंदगी कैसी होती है मरने के बाद, आत्मा क्या होता है, और ये सत्य क्या है, मतलब आप अल्टीमेट ट्रुथ क्या जानते हो ज़िंदगी के बारे में। इस तरीके के जो बहुत ज़्यादा दार्शनिक बातें हैं वो सब उपनिषद में लिखी हैं। और ये जो पहले के गुरु शिष्य होते थे, ये आपस में इन्हीं सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया करते थे। ठीक है,
तो यहाँ पे देखेंगे उपनिषद मीनिंग सिटिंग नियर द टीचर। देखो उपनिषद का मतलब लिटरल मतलब होता है जब आप किसी शिक्षक के नज़दीक बैठकर उनसे शिक्षा लेते हैं, ठीक है, उनके पास बैठे हैं, वो आपको बता रहे हैं। जैसे पहले की कैसे होते थे लोग, पेड़ है, पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं गुरु, उसके नीचे बैठे हुए उनके सारे शिष्य और वो उनको बस सुने जा रहे हैं, ठीक है, उनको देख रहे हैं और उनको सुन रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, और बीच बीच में वो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, तुमने इसका क्या मतलब समझा, तुम्हारी नज़र में इसका क्या अर्थ है, तुम कैसे जानते हो कि तुम अपने परिवार को कैसे देखते हो, तुम प्रेम को क्या, प्रेम से तुम्हारा क्या मतलब है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब टीचर स्टूडेंट से करते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर ना सोचने की क्षमता डेवलप होती है। जब आपसे मैं क्वेश्चन करूँ, कुछ के ऐसा भी नॉर्मल क्वेश्चन पूछूं कि आप बताओ आप मौत के बारे में क्या सोचते हो, तो इसका मतलब तो सिंपल है, आप पहले सोचोगे उस चीज़ को, अच्छा ये मुझसे क्वेश्चन क्या है, तो मैं मौत के बारे में सोचता हूँ कि हमारे अंदर एक कॉन्शियसनेस होती है जिसको हम चेतना कहते हैं। जब वो हमारे शरीर से निकल जाती है तो इस शरीर में जान नहीं रहती, जो कि एकदम गिर जाता है, उसके बाद इसका कोई मोल नहीं रहता है। तो आप मे बी इस तरीके की मुझे बातें बताओगे, लेकिन जब आपने ये बातें बताई तो उसमें दिमाग आपका घूमा, आपने एकदम क्वेश्चन का आंसर सोचा कि अच्छा ये हो सकता है या वो हो सकता है। तो इस तरीके की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए जो टीचर्स होते थे उस टाइम के, वो किसी पेड़ के नीचे बैठ गए या फिर किसी घर पे नहीं जाते थे, मोस्टली ये लोग बाहर ही रहते थे, ठीक है। आपने अगर महाभारत और रामायण ये सब चीज़ें देखी होंगी ना, टीवी पे बहुत पहले आती थी, कोरोना टाइम पे आई थी, तो आपने देखा होगा जो राम जी थे और जो लक्ष्मण जी थे और उनके भाई थे बाकी, ये सारे गुरुकुल में गए हुए थे। वहाँ पे एक गुरु थे जो कि क्या नेचुरल सेटिंग्स में रहते थे, एक जंगल में रहते थे, वहाँ उनकी कुटिया थी, वहाँ आश्रम बना हुआ था, ये सारे बच्चे वहीं रहते थे, वहीं खाते थे, वहीं सोते थे और सुबह उठ के वहीं पढ़ते थे। और फिर जो गुरु होते थे उन्हें उन्हें हर चीज़ की शिक्षा देते थे, चाहे वो आर्चरी की हो गई जिसे धनुर्विद्या कहते हैं, चाहे वो युद्ध में किस तरीके से लड़ना है, शत्रु को कैसे हराना है, और इस तरीके की सारी शिक्षाएं इन्हें दी जाती थी उन गुरुकुल में इन गुरुओं के द्वारा। तो उन सब चीज़ों का कंपाइलेशन इन्हीं उपनिषदों में लिखा गया है, ठीक है। एंड डिस्कस फिलोसफिकल क्वेश्चंस, और ये सब क्या करते थे, ये जो गुरु और शिष्य होते थे फिलोसफी दर्शन के क्वेश्चन करते थे। व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ, कि मरने के बाद क्या होता है। आज आपने इतनी सारी थ्योरीज पढ़ रखी हैं, देखो मेरा मतलब कुछ वो नहीं है किसी को मजाक बढ़ाना या कुछ बताना, मैं बस बता रही हूँ, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन बता रही हूँ कि आज इतनी सारी थ्योरी डेवलप हो गई हैं कि जब इंसान मरता है तो वो इंसान की ही फॉर्म में अलग जाता है, ऊपर जाता है, जहाँ भगवानों ने डिवाइड कर रखा है कि जो अच्छे काम करेगा वो इधर साइड जाएगा जिसका वाइट कलर का हाउस होगा, और जो गलत काम करेगा उसका रेड कलर का हाउस होगा जिसको हम हेल बोल देंगे और इसको हम हेवन बोल देंगे। हेवन में बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते होंगे, भगवान रहते होंगे, और जो हेल होगा उसमें शैतान रहता होगा, उसमें लावा होगा और लावा में हमें डाला जाएगा। तो इस तरीके की लोगों ने बना रखा है, ठीक है, जोक्स अपार्ट। तो इस तरीके लोगों ने बना रखा है कि ये होता होगा। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, सीरियसली बता रही हूँ, कि जो मरे हुए लोग हैं वो कभी वापस नहीं आते हैं ये बताने के लिए कि मरने के बाद क्या होता है, ठीक है। और जो जिंदा लोग हैं वो कभी भी नहीं जा सकते जिस दुनिया में मरे हुए लोग जाते हैं, तो उनको कैसे पता कि वहाँ क्या होता है। ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में हमेशा आता था, ठीक है। उन्हें कैसे पता, जो लोग जिंदा हैं, जो ये कह रहे हैं कि मरने के बाद ज़िंदगी ऐसी होती है कि हेल होता है और हेवन होता है, उन्हें कैसे पता, वो तो जिंदा है, वो तो कभी गए नहीं। और जो मर गए हैं वो तो कभी लौट के आए नहीं बताने के लिए कि वहाँ की दुनिया कैसी है। तो ये कैसे लिखा लोगों ने, मतलब एक सोचने की बात है कि इन्होंने ये पूरा जो रच दिया इतना कि अच्छे कर्म करो तो वाइट हाउस मिलेगा, और अगर गलत कर्म करो तो रेड हाउस मिलेगा, जहाँ पे लावा में तुम्हें खौलाया जाएगा और ऐसे गरम गरम वो होंगी कढ़ाइयाँ होंगी, उनमें तेल होगा और इसमें तुम्हें पकौड़े बनाए जाएंगे। तो ये जो थिंकिंग लोगों के अंदर आई वो कहाँ से आई, तो इन्हीं सब के क्वेश्चन ये लोग डिस्कस किया करते थे ये, ठीक है। जब ये चीज़ें डिस्कस करते थे, ये लोग सोचते थे, देन उनका ही लेटर कंपाइलेशन होना शुरू हो गया। उन्हीं को क्या हुआ, इनके शिष्य लिख लेते थे। जब ये पेपर वगैरह बनने लगा, ठीक है, थोड़ा सा और अबंडेंस हुई, पेपर फैक्ट्री बनने लगी। पेपर फैक्ट्री में उसकी बात नहीं कर रही हूँ जो प्रेजेंट डे फैक्ट्री है पेपर्स की। पेपर फैक्ट्री का मतलब है जो सोसाइटी है उसमें कुछ लोग पेपर बनाने का काम करते होंगे,
कुछ सिंग वो स्याही बोलते हैं उसको बनाने का काम करते होंगे, और जो स्टूडेंट्स होंगे वो वहाँ से खरीदते होंगे, परचेस करते होंगे, और उस पे वो सब चीज़ें लिखते होंगे जो उनके गुरु उनसे बोलते होंगे, या उनके गुरु ने जो शिक्षा दी है उन सब की चीज़ों के बारे में ये लोग डिस्कस करते होंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। एंड व्हाट इज़ सेल्फ, आत्मा क्या है, इस ये क्वेश्चन इनके दिमाग में आता था कि आत्मा क्या होती है, हम क्या हैं, हम किस उद्देश्य से इस धरती पर आए हैं, हमारा ज्ञान क्या होना चाहिए। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है जो हम मेजरली कभी सोचते नहीं हैं, या फिर हम सोच लेते हैं लेकिन हमारे दिमाग में ऐसा कोई है नहीं कि हम उसके आंसर पर्टिकुलर होकर दे पाएँ, क्योंकि हम स्टिल कन्फ्यूज़न में रहते हैं। धर्म एक ऐसा मुद्दा है जिसमें आप कभी भी एक सर्टेनिटी पे नहीं पहुंच सकते। आप जितना उसके बारे में सोचोगे आपका दिमाग और खुलता रहेगा और सवाल कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। आप पागल हो जाओगे लेकिन आपके सवालों के अंत नहीं मिलेगा। तो बेटर यही है कि आप बस पढ़ो इसको और समझो अच्छे से क्या है क्या नहीं है, कौन क्या कह रहा है। एंड व्हाट इज़ अल्टीमेट ट्रुथ, आखिरी सत्य क्या है। इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपके दिमाग से तो मुझे पता है परे जा रहे होंगे, परे नहीं जा रहे होंगे, लेकिन बस बता रही हूँ मैं कि आखिरी सत्य क्या है। सत्य को यहाँ ब्रह्म बोला गया है, ठीक है, ब्रह्मा। इस तरह की बात करते हैं। जैसे आपने देखा होगा हमने हिंदुज़म में ट्रिनिटी ऑफ गॉड का कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि इस धर्म दुनिया में सिर्फ 3 भगवान हैं जो सबसे बड़े हैं, एक विष्णु, एक ब्रह्मा और एक शिव। इन तीनों लोगों की हमने कहानियाँ अलग अलग पढ़ी हुई हैं। जो विष्णु जी हैं वो नाग पे बैठते हैं और वो उनकी पत्नी है वो उनके पैर दबाती है, इस तरीके का पिक्चर देखा है मैंने। जो ब्रह्मा है उनके 3 मुंह हैं और वो कमल का फूल हाथ में लेके चलते हैं। जो शिव हैं उनको बोला जाता है शिव शक्ति हैं, और शिव एक क्रिएटर हैं जिन्होंने इस पूरी दुनिया को बनाया है और इस पूरी दुनिया को चलाते हैं वो। और शिव ही डिस्ट्रॉयर हैं कि जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो दुनिया में क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपने पावर्स के थ्रू दुनिया में डिस्ट्रॉय कर देते हैं चीज़ें, चाहे वो फ्लड के थ्रू हुई, चाहे वो क्लाउड बस्ट हो गया, कहीं कहीं सुनामी आ गई। तो उनका ये लोग का मानना है कि जब इंसान बुरे कर्म करता है तो भगवान क्या करता है, उन्हें किसी न किसी तरीके से सज़ा देता है, जिस सज़ा में उनको, जिसमें भुखमरी होती है, जिसमें लोग तड़पते हैं, बच्चे मरते हैं। तो इस तरीके की बातें लोगों ने कॉन्सेप्ट्स बनाए हुए हैं कि ऐसा होता होगा। देखो, वी आर नॉट सर्टेन अबाउट एनीथिंग, हमें कुछ नहीं पता है कैसा होता होगा कैसा नहीं होता होगा। लेकिन हाँ, जो चीज़ें लिखी हैं लोगों ने बहुत सालों पहले लिखी हैं तो उन्होंने बहुत सोच के लिखी होंगी, बहुत समझ के लिखी होंगी। वो भी इन क्वेश्चन में हज़ारों सालों तक परेशान रहते होंगे इन सब के जवाब ढूंढते हुए। कोई तपस्या कर रहा है, कोई पूरी तरीके से मंत्रों में विलीन है, मंत्र जाप कर रहा है, किसी को भगवान के दर्शन हो गए हैं, किसी को नहीं हुए हैं। जिसको हो गए हैं उसको किस फॉर्म में हुए हैं, क्या वो इंसान के जैसे दिखते हैं, क्या वो जानवर के जैसे दिखते हैं, क्या वो भगवान चिड़िया के जैसे दिखते हैं, हमें नहीं पता भगवान कैसे दिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर प्रेजेंट डे आप देखोगे तो हमें भगवान की अलग अलग मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। जो बहुत सारे थिंकर्स हैं मेजर, वो उनको डिस्कार्ड करते हैं। उनका मानना है कि भगवान इंसान के रूप में हो ही नहीं सकता, भगवान को आप एक रूप दे ही नहीं सकते। भगवान इतना बड़ा है कि आप उसको एक छोटी सी मूर्ति में समाहित नहीं कर सकते। और ये बात मुझे कहीं ना कहीं ठीक भी लगती है, ठीक है। भगवान का कोई जेंडर नहीं है, वो भाई वो अपार शक्ति है, वो एनलाइटन करती है पूरे पूरे यूनिवर्स को। तो आप उसको कैसे एक छोटे से उसमें स्टैचू में कैद कर सकते हैं, ठीक है। देखो, मेरा किसी के सेंटिमेंट्स को दुख पहुंचाना नहीं है, बस बीच बीच में मुझे अपने व्यूज़ देने की बहुत गंदी आदत लग गई है ठीक है। जस्ट अ मिनट, ये क्या हो गया, चलो कोई ना, सब ठीक है। एंड द की थिंकर्स, यहाँ पे हम सबसे मेजर थिंकर देखेंगे जो ऐसी बातें करते हैं वो कौन है। यज्ञवल्क्य, वाल्क्य, हाँ वाल्क्य है। गार्गी, ये गार्गी एक औरत है। मैत्री, ये भी औरत है, ठीक है। अब इनकी इनसे एसोसिएटेड कहानी बताती हूँ, इंटरेस्टिंग सी, मजा आएगा सुन के। देखो क्या होता है, जो याज्ञवल होते हैं, हाँ इनका याज्ञवल्क नाम है पूरा, यहाँ पे थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया था मेरा। तो जो याज्ञवल हैं ये बहुत बड़े धर्मगुरु हैं, बहुत बहुत बड़े हैं। और उस टाइम के जो राजा होते थे वो अपने दरबार में इन गुरुओं को बुलाते थे। जब ये गुरु बैठते थे वहाँ बातें करते थे आके, तो लोग इनकी बातों को सुनते थे और कुछ लोग इनकी बातों को लिखते थे, कंपाइल करते थे इनके पीछे खड़े होके। तो ऐसी सभाएं बुलाई जाती थी और इनकी सभाओं का उद्देश्य ये होता था कि कोई
दूसरे राज्य के राजा आ गए, उन्होंने आपके राज्य में आके चैलेंज कर दिया कि हमारे विद्वान पुरोहित ये जानते हैं, आपके पुरोहित क्या जानते हैं। फिर उनमें डिबेट्स होती थी, फिर उस डिबेट्स में जो जीतता था फिर उसको बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलते थे। तो ये जो याज्ञवल्क हैं और गार्गी का एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे थोड़ी सी डिबेट हो जाती है। जो याज्ञवल्क होते हैं वो इतने ज़्यादा समझदार होते हैं कि उनसे कोई डिबेट करना नहीं चाहता है। तो वो राजा के जब दरबार में आते हैं तो बाकी सारे राजा जो होते हैं वो पीछे हट जाते हैं कि इनसे हम डिबेट नहीं करेंगे। और जो रिवॉर्ड होता है, जो गिफ्ट्स वगैरह होते हैं, ये याज्ञवल्क्य पहले ही उसको कलेक्ट करने लगते हैं कि हम ही जीतेंगे, इनका ये था हम जीतेंगे, हमें हराने वाला ऐसा कोई है नहीं। तो इस तरीके से जब बातें होने लगती हैं तो फिर बाकी जो राजा हैं कुछ तो इनको कर देते हैं, हाँ इनसे कोई नहीं जीत सकता। लेकिन जो बाकी कुछ राजा हैं वो इनसे बहस करते हैं और बहस में धीरे धीरे करके ये सबको हरा देते हैं। देन उसके बाद ये गार्गी आती हैं। गार्गी बहुत ही विद्वान होती हैं, ठीक है, मेरी तरह। तो गार्गी बहुत विद्वान होती हैं, इनके अंदर भी जैसे याज्ञवल्क्य जैसी सोच होती है। तो फिर ये याज्ञवल्क्य को ललकारती हैं कि आप मुझसे डिबेट कीजिए, ठीक है। पहले तो ये मना कर देते कि मैं औरतों से डिबेट नहीं करता, ये है वो, थोड़ा मेल ईगो टाइप का। तो उसके बाद क्या होता है, गार्गी इनसे डिबेट करती हैं और ये डिबेट बहुत लंबी खिंच जाती है, मतलब 1.5-2 घंटे की डिबेट होती है, जिसमें लास्ट में याज्ञवल्क्य इतना गुस्सा हो जाते हैं कि वो गार्गी को चुप करा देते हैं और डराने धमकाने लगते हैं कि अपना मुंह यहीं बंद कर लो, इस तरीके की बातें करते हैं। देखो यहाँ से ही इनइक्वालिटी स्टार्ट हो जाती हैं। आप देख रहे हो एक भरी सभा में जो औरत है जो अच्छे खासे तरीके से जानती है, बट ये स्टिल याज्ञवल्क्य उसको डांट के चुप करा देते हैं और कहते हैं कि तुम कुछ नहीं जानती हो, तुम इन सब के अगेंस्ट जा रही हो, शांत हो जाओ। तो इस तरीके की जब बातें करते हैं तो यहीं से फिर क्या है, एक डिमोशन सा लोगों में, सेंस ऑफ डिमोशन डेवलप होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर जेंडर है, मैं विमेंस की बात कर रही हूँ, उसको बहुत ज़्यादा क्या रखा है, घर में रखा जाता है, ठीक है। यहाँ से तुम सभा में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, तुम इंपॉर्टेंट डिसीजंस में पार्टिसिपेट नहीं करती। तो यहाँ से देखो इनइक्वालिटी समाज में आना शुरू हो जाती है। तो मेजर जो इंसिडेंट है वो मैंने लास्ट टाइम हिस्ट्री में यही देखा था, यहाँ गार्गी और ये याज्ञवल्क्य होते हैं, इनमें बहुत बड़ी भयंकर बहस छिड़ जाती है। और सारे जितने भी स्कॉलर्स आते हैं दूर दूर देशों के, वो सब सुन रहे होते हैं। और जब ये उठ के खड़े हो जाते हैं बीच डिबेट में और ये चिल्लाते हैं गार्गी पे बहुत तेज, तभी सारे लोग एकदम खड़े हो जाते हैं और चुप हो जाते हैं। ये पूरा वाक्य बाकायदा बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे मैं कोई हवा में नहीं बता रही हूँ, ये पूरा लिखा हुआ है, इसके बारे में लोगों ने पढ़ाई की है। और यहाँ पे फिर अल्टीमेटली जीतते तो याज्ञवल्क्य हैं, लेकिन जो गार्गी से इनका संवाद होता है वो इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद है। इसी तरीके की जो मैत्री है, मैत्री भी एक बहुत ही जानी पहचानी सी क्या हुई, विदुषी हुई। देखो जो विदुर होते हैं वो स्कॉलर्स को कहते हैं और विदुषी कहते हैं महिलाओं को, ठीक है। एंड एनकरेज डिबेट एंड डिस्कशन। और ये किंग्स क्या करते थे, बहुत ज़्यादा एनकरेज क्या करते थे डिबेट्स को, कि हमारे राज्य में आओ, डिबेट करो हमारे राज्य में आके और डिस्कस करो इन सारे मुद्दों पे। तो इस तरीके की बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें डेवलप होने लगी थी समाज में। लोग काम करने लगे थे, काम के साथ साथ जब उन्हें टाइम मिलता था तो ये सारी चीज़ें भी किया करते थे। तो ये सब हमें देखने को मिलती हैं आराम से। अच्छा है ना, मतलब काम भी करो और ऐसे डिबेट वगैरह में पार्टिसिपेट भी करो। जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे जैनिज़्म के बारे में। इस पूरे चैप्टर में इम्पॉर्टेंट हम 2 सेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैनिज़्म एंड द बुद्धिज़्म। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आज जैनिज़्म के बारे में आप बहुत कुछ देखते हो, पढ़ते हो, समझते हो, जैन लोगों को देखते हो आसपास, वो हमारे साथ सोसाइटी में रह रहे हैं, लेकिन हमसे थोड़े से डिफरेंट हैं, थोड़ी डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं हमसे, लेकिन स्टिल वी फॉर्म अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जैसे कि हम पहले चैप्टर में बात कर चुके हैं, ठीक है। तो जैनिज़्म के बारे में थोड़ा समझेंगे कि जैन धर्म कहता क्या है। हिंदू धर्म के बारे में धीरे धीरे जो आप पढ़ रहे हो ना, ऋग्वेद में उपनिषद, महाभारत, समाज, ये सब हिंदू धर्म का पार्ट है। लेकिन जो मैं आपको स्पेसिफिक अलग हेडिंग में बता रही हूँ वो चीज़ें थोड़ी सी अलग हैं, वो डिफरेंट डोमेन में आ जाती हैं। और यहीं से क्या है, चीज़ों को थोड़ा सा आप कॉम्प्लेक्स समझने लगते हो, आइडियाज़ का क्लैश समझने लगते हो, और इन सभी चीज़ों को आप कैसे रिलेट कर पाते हो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, ठीक है। तो जैनिज़्म के बारे में देखेंगे, जैन धर्म के बारे में। फाउंडेड बाय वर्धमान महावीर 6th सेंचुरी BC। तो जो जैनिज़्म था उसके फाउंडर कौन है, वर्धमान महावीर। देखो जैनिज़्म में और भी सारे जैन संत हुए जो इनसे पहले के थे,
ठीक है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट हुए वो महावीर हुए, क्योंकि महावीर ने इनकी टीचिंग्स को एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचाया था। बाकी लोगों में थे, थोड़े थोड़े लोग थे, मतलब 20-25 लोग हैं, वो एक जैसा सोच रहे हैं, वो धर्म के बारे में सीख रहे हैं, वो इस क्वेश्चन के बारे में लगे पड़े हैं, सत्य किसे कहते हैं, अहिंसा नहीं होनी चाहिए, राजा का परमो धर्म क्या होना चाहिए। इसके साथ साथ वो क्वेश्चन इन सब के बारे में सोचते थे। लेकिन जैनिज्म में जब महावीर आए, महावीर ने अपने आप को जैनिज्म की टीचिंग से अवगत कराया, उनको जाना, तो इनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी डीप डेवलप हो गई कि उन्होंने इसको और आगे बढ़ाया। उन्होंने बोला कि ये जो बातें हैं, ये जो सीख है, वो हम तक नहीं रहनी चाहिए, हमारे समाज में जितने भी लोग हैं उन सबको पता होनी चाहिए, ताकि लोग इस बात पे चल के अपने आप को क्या कर सकें, अच्छा बना सकें, अपने आप को एक एनलाइटेंड सोल बना सकें। ठीक है। तो 6th सेंचुरी BC में वर्धमान महावीर ने इसको फाउंड किया। उसके प्रिंसिपल्स क्या थे, कोर प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे कि जैन धर्म बात किस पे करते हैं, अहिंसा के बारे में बात करते हैं, नॉन वायलेंस के बारे में। जो महात्मा गांधी का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, अहिंसा, नॉन वायलेंस के बारे में, आज पूरी दुनिया में वो जाने जाते हैं एज अ फिगर ऑफ नॉन वायलेंस। तो उसकी बात ये महावीर पहले ही कर चुके थे, बहुत सेंचुरी, 6th सेंचुरी पहले। और जब उन्होंने महात्मा गांधी ने जब इन सारे धर्मों के बारे में पढ़ा, चाहे वो हिंदू धर्म हो गया, चाहे वो जैन धर्म हो गया, बुद्धिस्ट धर्म हो गया, तो इन सब के बारे में तो कहीं ना कहीं उनको यहीं से टीचिंग मिली है। ठीक है, कि हमें हमेशा नॉन वायलेंट रहना चाहिए, हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, कभी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन इनकी एक चीज़ ये थी कि ये अहिंसा को बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ले गए थे। इनका मानना था कि जब बरसात होती है तो हमें खेती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बरसात में कीड़े मकोड़े, चींटियाँ निकलती हैं, वो हमारे पैर से दब जाती हैं। तो लास्ट में चल के ये अहिंसा का जो कॉन्सेप्ट है इनका इतना एक्सट्रीम हो गया कि लोगों ने ना जैन धर्म को धीरे धीरे मना करना शुरू कर दिया। अब आप देखोगे जो जैन धर्म है वो इंडिया में है, फ्लरिश कर रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा, लेकिन एज कम्पेयर टू बुद्धिज़्म पूरे वर्ल्ड में बुद्धिज़्म फैला हुआ है। ठीक है, वहाँ पे चाहे श्रीलंका ले लो, कंबोडिया ले लो, वियतनाम ले लो, चाइना ले लो, बहुत बड़ा मेजर एग्जाम्पल है। पूरे दुनिया बुद्ध धर्म को फॉलो कर रही है। इंडिया प्राउड करती है इस बात पे कि इंडिया इज़ द लैंड ऑफ बुद्धा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें एक सेंस ऑफ प्राउड देती हैं। तो ये किस तरीके से निकली, क्या टीचिंग्स थी, कहाँ एक दूसरे जगह से दूसरी जगह फैली, तो वो सब देखना है। और जैन धर्म में क्या था ऐसा जो लोगों ने जैन धर्म को कम फॉलो किया, तो उसका बाद में जो रीज़न बताते हैं वो अहिंसा का कॉन्सेप्ट बताते हैं कि इसमें इतना जटिल था कि खाना मत खाओ तुम, भूखे रहो ताकि और प्राणियों को खाना हो सके। ठीक है, ये बातें करते हैं। लेकिन अहिंसा के बारे में उन्होंने कोर आइडिया है, इनकी बात की है कि हमें अहिंसा नहीं करनी चाहिए, हमें बिल्कुल भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, चाहे वो चिड़िया हो गई, चाहे वो कोई भी जानवर हो गया, किसी को मार के मत खाओ, मतलब प्योर वेजिटेरियन की बात करते हैं ये। दूसरा ट्रुथ की बात करते हैं, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सत्य के साथ खड़े होना चाहिए। जहाँ आप सत्य बोलते हैं तो आपका मन प्रसन्न रहता है, और मन प्रसन्न रहता है तो आपकी आत्मा हमेशा तृप्त रहती है। इस तरीके की बात करते हैं जैनिज्म। नॉन स्टीलिंग, कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, तो मैं भी कहूँगी चोरी कभी भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कैसी भी चोरी हुई, कभी चोरी इंसान को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप खुद की नज़रों में गिर जाते हो जब आप कोई भी चोरी करते हैं। एंड नॉन पोजेशन का मतलब होता है आपको धन को संचय नहीं करना चाहिए, इतना पैसा, इतना शोहरत इकट्ठी नहीं कर लेनी चाहिए कि आप उससे फिर कभी निकल ही ना पाओ। इस तरीके की बातें ये करते हैं। एंड सेलिबेसी का मार्ग अपनाना चाहिए। सेलिबेसी का मतलब होता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्या होता है, जहाँ पे आप शादी नहीं करो, जहाँ पे आप प्योर रहो, यहाँ पे आप अनटच्ड रहो, एक सूर्यास्त होने से पहले खाना खा लो, सूर्योदय के बाद खाना खाओ, योग करो, ध्यान करो, इन सब की बातें करते हैं सेलिबेसी। ठीक है, एंड बिलीव ऑल बीइंग्स हैव सोल, और इनका मानना है कि जितने भी लोग हैं, जितनी भी चीज़ हैं, उनके अंदर सोल है, सबके अंदर आत्मा है। इस पेन के अंदर आत्मा है, लैपटॉप के अंदर आत्मा है। जनरली मैं बात नहीं कर रही हूँ, मजाक नहीं कर रही हूँ। उस टाइम ये मानना था इनका कि सबके अंदर सोल है, सबके अंदर आत्मा है। का मतलब ये नहीं है कि उनके टाइम वहाँ पे जो चीज़ें होती थी उनकी बात करें। इनका मानना है पेड़ के अंदर जान है, चींटी के अंदर जान है, मगरमच्छ के अंदर जान है, बिच्छू के अंदर जान है, घास के अंदर जान है, पोटैटो के अंदर जान है, अनियन के अंदर जान है। मैं गिनाने पे आ गई तो शाम हो जाएगी। तो इस तरीके से सारी चीज़ों के अंदर जान है, और सारी चीज़ों के हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। भाई जब हम उन्हें खाएंगे नहीं तो हम कैसे बचेंगे। तो इस तरीके इन्होंने कुछ पर्टिकुलर चीज़ों पे, देखो जो जैनी लोग होते हैं प्रेजेंट डे भी, मैंने देखा है लहसुन प्याज नहीं खाते हैं बिल्कुल।
आलू नहीं खाते हैं भाई, लहसुन, प्याज, आलू, गाजर नहीं खाते, मूली नहीं खाते। तो जो भी चीज़ ज़मीन के अंदर लगती है वो खाते ही नहीं है उस चीज़ को, क्योंकि उनका मानना है जो चीज़ ज़मीन के अंदर लगी है वो ज़मीन के अंदर रहने वाले जीव जंतु की है, हमारी नहीं है। क्या कॉन्सेप्ट है भाई। तो इस तरीके की कई सारी तरीके की बातें ये करते हैं जिसमें पता लगता है कि जैन धर्म की थिंकिंग क्या थी, कोर आइडियाज़ क्या थे। तो ये जो जैनिज़्म धर्म था वो अमंग किसके बीच सबसे ज़्यादा फैला, तो वो ट्रेडर्स के बीच में फैला जो ट्रेड लोग करते थे, ठीक है, और कॉमन पीपल सिंपल टीचिंग्स, और जो कॉमन पीपल थे वहाँ के पूरे नगर के, उनके बीच में फैल गया था। अगर आप प्रेजेंट देखोगे ये गुजरात वगैरह के जो रीजन है वहाँ पे जो ट्रेडर्स हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, तो अभी भी जैन धर्म को फॉलो करते हैं। मेरी एक टीचर थी वो भी जैन धर्म से ही थी, तो उनसे मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज थी कि हाँ क्या चीज़ है क्या नहीं। अब देखो इनके फॉलोअर्स कौन कौन थे, मॉन्क, एस्थेटिक्स या एंड हाउस होल्ड्स। जो इनके फॉलोअर्स थे उनको मॉन्क कहते थे, भिक्षु कहते थे, ठीक है। ये घर घर जाके खाना मांगते थे और उससे अपना जीवन यापन करते थे और आराम से इनकी शरण में रहते थे, इनकी शरण में रहते थे, यहीं रहते थे, यहीं खाते थे, इनके आसपास रहते थे और बड़ा ही सादा जीवन जीते थे, बिल्कुल नेचर में रह के, नेचर के आसपास अपने जीवन को पूरा गुजार देते थे, ठीक है। तो जैनिज़्म के बारे में यहाँ तक इतना समझ लिया, बहुत समझने की ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर में, जितना है उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो मैंने बता दिया है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड माई फेवरेट, बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ेंगे कि बुद्ध क्या कहते हैं। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, इनका फोटो देख रहे हो आप, जंगल के बीचों बीच बैठ के तपस्या कर रहे हैं। आपको भी ऐसे पोस्चर में बैठ के पढ़ाई करनी चाहिए मेरी क्लास की, इस वीडियो को सुन के तो स्पेशली। तो देखो बुद्धिज़्म की हम पढ़ाई करेंगे, किसने किया है, फाउंडेड बाय गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने इसको फाउंडेड किया है, ये इसके संस्थापक हैं। बॉर्न इन लुम्बिनी नेपाल एज प्रिंस सिद्धार्थ। इनकी बड़ी सी चार्मिंग कहानी है भाई, इमोशनल कहानी बहुत ज़्यादा। तो इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कहाँ पड़ता है, प्रेजेंट डे नेपाल में पड़ता है। नेपाल इज़ द लैंड ऑफ बुद्धा एंड अ प्रिंस सिद्धार्थ। और ये कोई पहले से ही ऐसे नहीं थे, कोई पहले से ही इनको मॉन्क नहीं थे पहले से, ऐसा नहीं है उठे और दिमाग में आया अरे आज तो मुझे एनलाइटन होना है, चलो हटो तपस्या को जाना है, नहीं भाई। राजा के बेटे थे ये, राजा के बेटे थे, राजशाही महल में रहते, राजपाट करते थे आराम से, इनका खूब अच्छा खासा चल रहा था सब कुछ, ठीक है। इनकी छोटी सी कहानी बता देती हूँ क्या था क्या नहीं था। ये सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था, नहीं सिद्धार्थ इनका नाम था, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, हाँ ये इनके पिता का नाम था, उनके ये बेटे थे। तो ये राजा के बेटे थे, राजा के बेटा होने के नाते इनका राजशाही परवरिश थी, हमेशा लग्जरी में रहे, बड़े महल में रहे, नौकरों में रहे, आसपास रानियों में रहे, इन सारी चीज़ों में रहे थे। तो इन्होंने कभी ये चीज़ नहीं देखी कि बुढ़ापा क्या होता है, बीमार होना क्या होता है, मरना क्या होता है, अपंगपन क्या होता है, पैरालाइज क्या होता है, ये सब चीज़ें इन्होंने कभी नहीं देखी। और कभी भी ये अपने पापा से जिद करते थे कि पापा पापा मुझे ना अपना किंगडम देखना है, प्लीज़ मुझे वहाँ पे घुमा लाओ। तो राजा उससे एक रात पहले ही पूरे राज्य में घोषणा कर देता था कि मेरे बेटे के सामने कोई भी बीमार व्यक्ति मत आ जाना, मेरे बेटे के सामने कोई मरा व्यक्ति मत आ जाना, मेरे बेटे के सामने कोई भी ऐसे गरीब व्यक्ति मत आ जाना, ठीक है। तो पूरे नगर वाले जितना भी होते थे सबको सफाया कर देते। आपको याद है अभी G20 समिट हुआ था तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या किया था, जो जितनी झोपड़पट्टी थी वहाँ पे वो लगा दिए थे, बड़े बड़े सी दीवार, ग्रीन स्क्रीन लगाई थी, दीवार खड़ी कर दी थी, ताकि जब वो विजिट करे दूसरे देश के लोग तो वो हमारी गरीबी ना देख पाए। मतलब क्या सेंस रह जाता है इस बात का, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। वो इंसिडेंट पे मुझे अभी भी सोच के हंसी आती है कि उन लोगों ने बताओ गरीबी हटाओ की वजह गरीबी छुपाओ कर दिया, पूरा उन्होंने दीवार लगाई ताकि गरीबी दिखे ही ना उन लोगों को और बस अच्छा अच्छा दिखे। तो इसी तरीके से कुछ सिद्धार्थ की कहानी है, उन्हें सिर्फ अच्छा अच्छा दिखे, अच्छा देखे वो दुनिया में, अच्छा सोचे, इसके लिए उनके पापा पूरे जी जान लगा देते थे, पापा का चार्मिंग बेटा। बट स्टिल एक दिन क्या होता है, इनका जो सारथी होता है, जो रथ खींचता है, इनका मन करता है कि चलो आज उसके साथ घुमाते हैं, बिना किसी को बताए निकल जाते हैं नगर में। लेकिन इनका जो सारथी होता है जिसका नाम होता है चन्ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, दिल का साफ होता है। जब इनको लेकर जाता है तो ये देखते हैं कि रास्ते में एक व्यक्ति चारपाई पे पड़ा हुआ खांस रहा है। तो ये कहते हैं एज अ प्रिंस कि ये क्या है,
तो वो बताता है ये एक बीमार व्यक्ति है। तो होता है बीमार, बीमार क्या होता है? तो उनका होता है कि ज़िंदगी में जब इंसान की उम्र बढ़ती है तो कभी कभी होता है उसको बीमारियां लग जाती हैं, तो उसकी ऐसी दशा हो जाती है। तो बीमार सबको ही हो जाता है क्या? तो होता है हाँ, बीमार तो कोई भी हो सकता है, मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हो, कि मैं भी हो सकता हूँ क्या, कि मैं तो राजा हूँ, कि राजा हो गए तो क्या हम सब एक ही प्राणी हैं, एक ही शरीर हैं? तो कहते हैं अच्छा। फिर ये कहते हैं चलो आगे चलो। तो फिर ये आगे जाते हैं, चोरी चुपके जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। तो आगे देख रहे हैं किसी की अर्थी उठ रही है। तो ये क्या हो रहा है, ये लोग ये क्या कर रहे हैं, और ये रो क्यों रहे हैं, और ये राम राम सत्य है के नारे क्यों लगा रहे हैं? तो ये कहते हैं कि व्यक्ति मर गया है। कि मर गया है, ये मर गया है क्या होता है? तो कहते हैं जब इंसान के शरीर से उसकी आत्मा निकल जाती है तो इंसान वो शरीर निर्जीव रह जाता है और वो व्यक्ति मर जाता है। कि मर जाता है, कि कौन लोग मरते हैं? कि सारे लोग मरते हैं, सारे लोग, मैं भी मर जाऊंगा? कि हाँ तुम भी मर जाओगे। तो इस तरीके से जब वो सब चीज़ें देखते हैं और लास्ट में एक सन्यासी को देखते हैं जो कि पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा होता है, उनसे पूछते हैं ये क्या कर रहा है? तो कहते हैं ये सन्यासी है, इसने पूरे जग का सुख छोड़ दिया है, सत्य के मार्ग पर है, ईश्वर के ध्यान में है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, उसका चिंतन कर रहे हैं। तो फिर उनका दिमाग ऐसे खुला भाई, ऐसे खुला कि उनको अब कुछ नहीं दिखाई दिया। उन्होंने कहा मैं अपना घर परिवार धन दौलत सब छोड़ूंगा, मुझे भी अब यही बनना है, मतलब मुझे सन्यासी बनना है, मुझे जीवन की सत्यता को ग्रहण करना है। तो ये चीज़ें इनके दिमाग में इतनी चलती थी, इन्हें इतना परेशान करती थी, और ये रात रात भर सो नहीं पाते थे। तो एक रात क्या हुआ, इनकी पत्नी लेटी हुई थी और इनका बेटा लेटा हुआ था, 6 महीने का बेटा था इनका जिसका नाम राहुल था। उसको छोड़ के रात में ही और ये चले गए। सोचो, मतलब कुछ नेगेटिव पर्सपेक्टिव से भी इसको देख सकते हो और कुछ पॉजिटिव से भी। इन्होंने अपने बेटे को और अपनी बीवी को छोड़ दिया और उसके बाद ये निकल गए, बहुत दूर चले गए, बहुत दूर। और ऐसे सन्यास की ज़िंदगी जी, ऐसे ही जी, पूरी ज़िंदगी भटकते रहे और इसी चिंतन में लगे रहे कि ये ज़िंदगी क्या है, ये सच क्या है, आत्मा का सच क्या है, शरीर का सच क्या है, ये अल्टीमेट ट्रुथ क्या है। तो इस तरीके की जब खोज करते रहे पूरी दुनिया में, तो लास्ट में जाके जब ये एनलाइटेंड हो गए, देन बुद्ध कहलाए। ठीक है। एंड अटेन एनलाइटनमेंट एट बोध गया। तो बोध गया एक जगह है, यहाँ पे इन्हें क्या मिली, इन्हें एनलाइटनमेंट मिली। एनलाइटनमेंट का मतलब होता है जब किसी को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है कंप्लीटली। ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई आपको? तो फिर यहाँ पे उन्होंने जो एनलाइटनमेंट गेन की थी वो बोध गया जगह थी, पर्टिकुलर अंडर बोधि ट्री। ये आज भी है। ठीक है। ये बोधि ट्री है। यहाँ पे सर्च करना गूगल पे, आपको अगर बुद्धिस्ट बोधि ट्री करके ऐसे सर्च करना, आपको दिख जाएगा। वो पेड़ आज भी है वहाँ पर। उसको सेग्रेड प्लेस मान के गवर्नमेंट ने उसको अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया है और उसको पूरा उसकी फेंसिंग कर दिया इधर उधर, ताकि कोई वहाँ से ऊपर चढ़ बढ़ के उसको काटे वाटे ना। ठीक है। सरमन मतलब होता है उपदेश। ठीक है। कुछ वर्ड्स आ जाते हैं, कोई टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट आ जाती हैं और टफ होते हैं, उसको लिख लिया करो। तो उन्होंने जो अपना पहला उपदेश था वो सारनाथ में दिया था। ठीक है। जिसको कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। पहले उपदेश को कहते हैं हम धर्म चक्र प्रवर्तन। ये क्या है? इसमें 4 टीचिंग्स के बारे में दी गई हैं। क्या है? 4 नोबल ट्रुथ, जिसमें 4 सत्य के बारे में दी गई हैं, और जिसमें एक मिनट, 8 फोल्ड पाथ के बारे में बताया गया। अब देखो 4 सत्य कौन कौन से बताए गए हैं, कि जिसमें क्वेश्चन होते हैं ना कि ये संसार दुख में भरा है, दुख क्या है, दुख का निवारण क्या है। तो दुख का निवारण बताते 8 फोल्ड पाथ होता है। मतलब अगर आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, बहुत ज़्यादा दुख हैं, तो आप अष्टांगिक मार्ग पे चलो। अष्टांगिक मार्ग में 8 ऐसी विधि दी गई हैं, आप उनको फॉलो करो तो आपके जो दुख हैं आप उनसे क्या हो जाओगे, उभर आओगे, उनसे निकल आओगे। तो वो जो दुख हैं, जो अष्टांगिक मार्ग है उसका मतलब है सत्य मार्ग। तो उनका कहना है कि सत्य बोलो, एक हो गया। सत्य राह पर चलो, 2 हो गया। सत्यवाणी बोलो, सत्य आचरण, मतलब अपना कैरेक्टर अच्छा रखो। सत्य व्यायाम, सत्य एक्सरसाइज। इस तरीके के 8 उन्होंने कुछ प्रॉपर वो दिए हुए हैं, चार्ट दिया है 8, जिसको फॉलो करके एक इंसान अपने सारे दुखों से क्या हो सकता है, दुखों से परे हो सकता है, दुखों से दूर हो सकता है। इस तरीके की बातें गौतम बुद्ध यहाँ करते हैं। एंड अवॉइड एक्सट्रीम्स। लेकिन ये पता है एक्सट्रीम्स को अवॉइड करते हैं, मतलब तुम ऐसा भी मत करो कि तुम जब
तपस्या पे लग जाओ तो तुम कुछ खाओ ही मत, ठीक है, निपट लोगे भाई, 45 दिन के अंदर मर जाओगे, सूख के हड्डी हो जाओगे, पापड़ बन जाओगे। तो ये उस चीज़ को मना करते हैं। ये उस चीज़ को भी मना करते हैं कि तुम फिर खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, ठीक है। एक्सट्रीम जो होता है ना, एक्सट्रीम गुस्सा और एक्सट्रीम प्यार, तो उसको मना करते हैं। ना किसी से हद से ज़्यादा प्यार करो और ना किसी से हद से ज़्यादा नफरत करो, बीच का करो, न्यूट्रल रहो, इस तरीके की बात ही करते हैं। फॉलो द मिडिल पाथ, आपको क्या होना चाहिए, हमेशा बीच का रहना चाहिए, लेट इट गो वाली होनी चाहिए हैबिट जो मेरे अंदर है, कि जाने देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की आदत की बात करते हैं कौन, हमारे प्यारे गौतम बुद्ध। आगे देखेंगे बुद्धिस्ट संघ। देखो बुद्धिस्ट संघ क्या होते थे, कम्युनिटी ऑफ मॉन्क्स एंड नन। जो लोग फॉलोअर्स होते थे इनके, वो कम्युनिटी बना लेते थे पूरी। जब एक ग्रुप, कुछ मान लो 100 लोग हैं, वो फॉलोअर्स बन गए हैं, किसके, बुद्ध के फॉलोअर बन गए हैं, और वो उनके आसपास रहते हैं और उनके ही साथ रहते हैं, उनकी टीचिंग्स को फॉलो करते हैं, उन्हीं के सारे जो लिखे हुए पिटक हैं, उनके बुक को पिटक बोलते हैं, जो कि 3 है मेनली, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सूत पिटक, उनको पढ़ते हैं। तो उन सारे लोगों को बोला जाता है मॉन्क एंड नन। जो आदमी होते हैं उनको मॉन्क बोला जाता है, जिसको भिक्षु बोलते हैं हिंदी में, और जो नन्स होते हैं, मूवी वाली नन मत समझ लेना, ये नन अलग है हमारी वाली। तो ये जो नन्स हैं उनको बोलता है भिक्षुणी, ठीक है। ये सब भीख मांग मांग के खाते हैं। भीख मांग के क्या खाते हैं, मतलब कि समाज में इनका कोई ऐसा है नहीं, ऑक्यूपेशन में ये नहीं इंडल्ज है, लेकिन पेट भरने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो ये बस 2 वक्त का खाना मांगते हैं और बात कहते हैं कि अगर जो प्यार से दे दे उसका खा लो, जो प्यार से ना दे उसका मत खाओ, ठीक है। मतलब जोर जबरदस्ती नहीं है किसी, इस तरीके की बातें ये लोग रहते हैं। रूल्स इन विनय पिटक, और इनके सारे जो रूल्स हैं, क्या नियम फॉलो करेंगे, कैसे रहेंगे, कितने बजे उठेंगे, क्या आचरण अपनाएंगे, ये सब चीज़ें किस में लिखी हुई हैं, विनय पिटक में। विनय पिटक एक डिसिप्लिन बुक है एक तरीके से, इनके डिसिप्लिन को असाइन करती है कि इस तरीके से ये लोग रहेंगे और ये काम करेंगे। लाइफ ऑफ मॉन्क सिंपल, इनकी ज़िंदगी कैसी होती है, जितना मॉन्क होते हैं इनकी ज़िंदगी कैसी होती है, एकदम सिंपल होती है, मेडिटेशन करते रहते हैं, एंड डिपेंड ऑन आर्म, और जो होती है भिक्षा होती है, भीख होती है, उन पे पूरी तरीके से डिपेंड रहते हैं, ठीक है। आपके घर पे कोई रोटी खाना मांगने आया तो उसको मना मत करो, अगर आप दे सकते हो तो ज़रूर दो। तो इस तरीके की बातें ये करते हैं कि आप मांग के खाओ जितना। कभी कभी इन लोगों को बेचारों को मिलता भी नहीं था तो भूखे पेट सो जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं किसी घर में घुस के जबरदस्ती चोरी करके खा रहे हैं, नहीं। इतना इनके दिमाग में कंट्रोल रहता है, इतना ये लोग कंट्रोलेबल अपना दिमाग बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपने पिक्चर्स देखी है, ये हमारे इंडिया की नहीं है, ये पिक्चर कहीं और की है। तो लाखों में लोग, पता है, बौद्ध भिक्षु बनते हैं, लाखों की बात कर रही हूँ, हज़ारों में नहीं, इकट्ठे एक संघ में रहते हैं, ठीक है। वहाँ की शिक्षा दीक्षा लेते हैं, मन पे काबू पाते हैं। अब ये देखो कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे ही हैं, छोटे छोटे हैं। ये बच्चे अगर पढ़ाई करते 7th 8th क्लास में होते, ठीक है, लेकिन अभी से इनको क्या है, अपने मन में शांति बिठानी है, सत्य मार्ग पे चलना है, अच्छा अच्छा व्यक्ति बनना है, बुद्ध की तरह आइडल और एनलाइटन होना है, इस पूरे जीवन का समझ लेनी है। तो ये इस तरीके से अपने आप को एनरोल कराते हैं इन्हीं सारी मोनास्ट्रीज में, इसी संघ में, और अपना जीवन यापन ऐसे ही करते हैं। ये बहुत बड़ी लेगेसी है, अभी तक चल रही है, अभी तक हम इसको फॉलो कर रहे हैं, और लोग बहुत तेज़ी से बुद्ध धर्म की ओर बढ़ रहे हैं। एंड मैनी जॉइंट संघ, और बहुत सारे लोगों ने इन संघ को ज्वाइन किया था, जिसमें बहुत बड़े बड़े राजा भी हुए, पता है आपको, राजा हुए, मर्चेंट्स हुए, व्यापारी, लेबर्स, जो कौन होते हैं लेबर्स, जो डेली वेजेस लेबर होते हैं, जो फिजिकल वर्क करते हैं उनकी, और विमेंस, और बाद में आके औरतों को भी इन सारे संघ में शामिल किया गया, ठीक है। स्प्रेडली स्प्रेड बुद्धिस्ट वाइडली, तो जो बुद्धिज़्म था वो पूरा, जो पूरा सेक्ट बना, जो बाद में चल के रिलीजन बन गए कम्प्लीटली, वो पूरी दुनिया में फैला। आज उसकी प्रेजेंट आप कंडीशन देख ही रहे हो, हर कहीं बुद्ध बुद्ध वाले मिल जाएंगे, ठीक है। हम सब बुद्ध के फॉलोअर, मानने को कोई तैयार नहीं है कि हम बुद्ध के फॉलोअर नहीं, लेकिन अंदर अंदर आप अगर अपने आप से पूछोगे तो आप कहोगे हाँ हम इन टीचिंग्स को मानते हैं, और जिन टीचिंग्स को आप मानते हो वही सारे कोर आइडियाज़ किसके हैं, बुद्धिज़्म के हैं। इक्वालिटी को मानते हो, हम मानते हैं, सही बात है, बुद्धिज़्म को मानते हो। तुम जेंडर बायस नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं है, तो बुद्धिज़्म को मानते हो। तुम सत्य बोलते हो, तुम बुद्धिज़्म को मानते हो। तुम दूसरे को परेशान नहीं करते, तुम बुद्धिज़्म को मानते हो। नॉन वायलेंस पे बिलीव करते हो तो बुद्धिज़्म को मानते हो। तो हर तरीके से तुम बुद्धिज़्म को मानते हो। तुम कह लो कि हम इस धर्म से उस धर्म से, लेकिन जो कोर प्रिंसिपल हैं इसके, या फिर हिंदुज़्म के हैं, चाहे इस्लामिज़्म के हैं, सबकी यही है, किसी को परेशान मत करो, किसी को छीना झपटी से मत खाओ, जो मिल रहा है उतने में खुश रहो, मेडिटेशन करो, सेलिबेसी अपनाओ। तो ये सारे कोर आइडियाज़ हैं बुद्धिज़्म के। तो बुद्धिस्ट संघ समझ में आया, जहाँ पे कम्युनिटीज़ और ग्रुप में लोग रहते थे, बुद्ध की शिक्षा लेते थे, और आज भी ये संघ बने हुए हैं अलग अलग देशों में। अलग अलग लोग जो धर्मगुरु हैं वो इनको चला रहे हैं, और लोग एनरोल होते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी इस तरीके से काट देते हैं। कोई पूरी ज़िंदगी भर मॉन्क बना रहता है, और कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी के कुछ हिस्सों को अपने आप को इसमें डिवोट कर देते हैं, धार्मिक में, और इस मॉन्क में
इस पर्टिकुलर संघ में या फिर कम्युनिटी में एनरोल कराते हैं, रहते हैं, पढ़ते हैं, फिर उसके बाद अलग दुनिया में प्रवेश करते हैं जो कि हमारी दुनिया है, जो मटीरियलिस्टिक दुनिया है, जिसको हम इतने मोह माया में पड़े हैं, इसमें आते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है। ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। उसके बाद हम देखेंगे मोनास्ट्रीज क्या होती हैं। जो बिहार मोनास्ट्री को हम बिहार कहते हैं। मोनास्ट्री एक इंग्लिश टर्म है जिसको हम हिंदी में विहार कहते हैं, बोल्ड फॉर मॉन्क्स एंड नन। तो ये जो थे ये मॉन्क्स और नन्स के लिए बनाए गए थे। अभी जैसे कि आप कोई कार्यक्रम करो, ठीक है, उसमें आपको बोल दिया कि हम 150 लोगों की ना दावत कर रहे हैं, तो कहीं तो करोगे, कहाँ करोगे दावत? सड़क पे बिठा दोगे? बिल्कुल नहीं। गेस्ट हाउस में दावत करोगे, कहीं और जगह पे दावत करोगे। तो इस तरीके के जो नेचुरल शेल्टर्स थे, मोस्टली नेचुरल थे और कुछ कुछ बनाए गए थे, तो उनको मोनास्ट्रीज कहते थे। उनको बिहार कहते थे, इंग्लिश में मोनास्ट्री कहते हैं। तो उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देखो ये है, ये एक मोनास्ट्री का फोटो है। ठीक है, यहाँ से आपको समझ आ जाना चाहिए। तो मोनास्ट्रीज का स्ट्रक्चर हमने देख लिया है। इन सारे मोनास्ट्रीज में मॉन्क्स रहते थे, नन्स रहते थे, अपनी लाइफ यहीं पूरी स्पेंड कर दिया करते, बेचारे यहीं पे पूरी ज़िंदगी भर, बेचारे नहीं मतलब उन्होंने इसको खुद के लिए अगर चूज़ किया है तो देयर हैज़ टू बी सम रिस्पेक्ट फॉर दिस ऑल्सो। तो यहाँ पे लेटर परमानेंट बिल्डिंग्स बन गई थी। ये जो पहले मोनास्ट्रीज थी वो किसी केव में होती थी जब कम लोग थे, फिर जब लोग और बढ़ने लगे और सेटलमेंट्स बनने लगे तो ये परमानेंट बिल्डिंग बन गई। आज भी ये बिल्डिंग सर्वाइव कर रही हैं इंडिया में। प्लीज़ विजिट एनी मोनास्ट्री नियर बाई यू। ओके, अगर हैं तो, मेरे आसपास तो है नहीं, बट वंस आई गेट अ चांस आई विल डेफिनेटली बी देयर। तो यहाँ पे क्या है, ये लोग अभी भी रहते हैं, अभी भी पूरा अपनी लाइफ सर्कल यहाँ पे पूरा एंजॉय करते हैं। यहाँ पे मेडिटेशन करते हैं, यहाँ पे सादा भोजन खाते हैं, भिक्षा मांग मांग के लाते हैं, वो यहाँ पे लाके इकट्ठा करते हैं, फिर जिनको नहीं मिली भिक्षा उनको भी खिलाते पिलाते हैं और ऐसे अपनी पूरी ज़िंदगी जीते हैं। ठीक है, मेडिटेशन में। तो ये मोनास्ट्रीज बनी हुई हैं देश के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। बाद में लोगों ने परमानेंट बना दी थी ताकि यहाँ पे लोग कंटिन्यू रह सके। ठीक है, उनके पास भी शेल्टर चाहिए, सर्दी बरसात धूप होती है तो ना कहीं छुपने की जगह चाहिए। एंड सपोर्टेड बाय किंग्स एंड मर्चेंट्स। और इन सारी मोनास्ट्रीज में जो किंग्स और मर्चेंट्स होते थे वो सप्लाई किया करते थे। ठीक है, ये लोग सोना चांदी तो लेते नहीं है क्योंकि उनको दूर रहना है उससे, तो क्या देते थे? खाना देते थे, कंबल अम्बल दे दिए, ठीक है, बदन पे ढकने के लिए कपड़े दे दिए औरतों को। तो इस तरीके से मदद करते थे यहाँ के आके लोकल राजा और मर्चेंट्स लोग थे वो। बिकेम सेंटर ऑफ लर्निंग। और ये सारे कौन से बन गए? सेंटर बन गए लर्निंग के। यहाँ पढ़ाई वढ़ाई शुरू होने लगी और मेडिटेशन करने लगे लोग। ठीक है, लोग आराम से आके विजिट करते थे, यहाँ पे बैठते थे, आराम व्यतीत करते थे। और मॉन्क जो मिल जाते थे वो मॉन्क उन्हें बताते ज़िंदगी ऐसे जियो वैसे जियो। अभी आप किसी मॉन्क से मिल लो जाके, आपको पता लग जाएगा इनमें कितना ज्ञान है। बहुत ज्ञान होता है इनमें, ज्ञानी है ये लोग। ठीक है, सारे के सारे उन्होंने सब पढ़ रखा है। आप अपने जीवन की कोई भी दुविधा लेकर जाओ, ये अच्छे से समझाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। ये वो लोग नहीं है जो इंस्टाग्राम पे फेमस हैं या फिर जो अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं किसी भी टॉपिक पे और आके कह देते हैं। सच्चा ज्ञान सही ज्ञान इन्हीं में है और ये लोग कभी सामने नहीं आते। इन्हें कोई मतलब नहीं है कि कितने इनके फॉलोअर्स हैं, इन्हें कौन से देश में जाके घूमना फिरना है। ठीक है, बाकी ढोंगियों को आप पहचानो। इंपॉर्टेंस ऑफ दीज आइडियाज़। तो इनके आइडियाज़ की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या ये देना चाह रहे हैं समाज को? प्रमोट इक्वालिटी फैला रहे हैं सब में। ठीक है, जिस तरीके से हमने देखा मोनास्ट्री में मैन भी आ सकते हैं जिनको हम मॉन्क्स कह रहे हैं, और नन्स आ सकते हैं जो विमेंस होती हैं। पीस की बात करते हैं कि हमेशा समाज में कैसा रहना चाहिए? पीस रहना चाहिए। आगे चल के इस पीस आइडिया का अशोक पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। जो अशोक का जो ग्रेट बने थे, उन्होंने बाद में अपने हथियार छोड़ दिए थे कि ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए मैं दोबारा लड़ाई नहीं लड़ूंगा। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि वो बहुत बड़े बुद्धिस्ट बन गए थे आगे चल के, क्योंकि उन्होंने बुद्धा से टीचिंग ले रखी थी। नॉन वायलेंस की बात करते हैं, हम कभी किसी को वायलेंस नहीं पहुंचाएंगे, कभी किसी को मारेंगे नहीं। ठीक है, सब किसी ज़िंदगी है, सबकी दुनिया है, सबको। एंड कंपैशन, भाईचारे की बात करते हैं, आराम से मिलजुल के रहने की बात करते हैं। ये सारे आइडियाज़। एंड चैलेंज रिचुअल्स एंड कास्ट डोमिनेंस। ये चैलेंज करते हैं रिचुअल्स को कि जितने भी आप ये धर्म कांड करते हो, बली फली देते हो, सब गलत है। और जो कास्ट सिस्टम बना रखा है हिंदू धर्म ने, जिसको अशुद्ध बना दिया है, किसी को छुआछूत की इतनी भावना फैला दी है, वो सब कुछ नहीं होता है, सब चीज़ें बेकार हैं। आप सिर्फ मनुष्य हो, एक जीव हो, एक प्राणी हो, उस चीज़ को सर्वोपरि मानो। तो इस तरह की बातें करते हैं ये। एंड प्रोवाइड अल्टरनेटिव टू वैदिक रिलीजन। और एक प्रोवाइड करते हैं अल्टरनेटिव, जिसको हिंदुज़म नहीं मानना चुपचाप आओ बुद्धिज़्म को अपना लो। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं आज हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं बट उन्हें बुद्धिज़्म पसंद है, जैसे कि मैं। मुझे बुद्धिस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा अच्छी बातें करते हैं, कोई भी नेगेटिव बात नहीं है इनकी, और सब तार्किक बातें हैं। तो जिसको वैदिक रिलीजन नहीं मानना था, ठीक है, वैदिक रिलीजन ने जिन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया था, ऑब्वियस सी बात है, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं किया था परेशान, बिल्कुल परेशान किया था। जो शूद्र थे जिनकी हिस्ट्री आपको बहुत बेकार
बेकार हिस्ट्री रही है, उनकी अनटचेबल रहे, उनकी शेडो भी लोग पसंद नहीं करते थे। वो जिस जगह से निकलते थे उस जगह पे लोग थूक दिया करते थे कि मतलब ये जगह पॉल्यूट हो गई, अब इस जगह से कोई बड़ी जात का नहीं निकलेगा। तो इस तरीके के जब नकारने लगे उन्हीं के समाज के लोग, तो इन सारे लोगों ने क्या हुआ, बुद्धिज्म अपनाना शुरू कर दिया। अगर आप जाने देखोगे तो जो भी निचली जातियाँ हैं, जो नीचे स्तर के लोग हैं, नीचे SC ST में आते हैं, वो मोस्टली बुद्धिस्ट होते हैं। लेकिन उनका दिमाग ख़राब हो गया, वो वापस से पता नहीं किन किन कर्म कांडों में पड़ गए हैं। एंड स्टिल इन्फ्लुएंस इंडियन सोसाइटी टुडे, और ये इंडियन सोसाइटी को आज भी इन्फ्लुएंस करते हैं ये आइडियाज़ बुद्धिज़्म के और जैनिज़्म के। तो यहाँ तक समझ में आया। बहुत मेजर इसमें बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को पढ़ने का था, वो मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया है। कीवर्ड्स देख लेंगे। उपनिषद समझ में आ गया, उपनिषद जो टीचर के पास बैठ के आप पढ़ाई वढ़ाई करते थे। जैनिज़्म के बारे में बता दिया, जो महावीर ने इस्टेब्लिश किया था। बुद्धिज़्म जो गौतम बुद्ध ने इस्टेब्लिश किया था। अहिंसा, नॉन वायलेंस की बात करते हैं। संघ, मोनास्ट्री, कम्युनिटी में रहने वाले लोग, और मोनास्ट्री जिसको बिहार भी कहते थे। एंड समरी देख लेंगे अब। न्यू क्वेश्चंस एंड आइडिया इमर्ज अबाउट लाइफ एंड ट्रुथ, नए नए क्वेश्चंस निकल कर आए कि ज़िंदगी क्या है, सत्य क्या है, मृत्यु क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन की बातें निकल कर आई इन्हीं सारे महापुरुषों के साथ। उपनिषद फिलोसफिकल डिस्कशन होने लगा लोगों में। एंड जैनिज्म, महावीरा फाथ ऑफ नॉन वायलेंस, महावीर ने बताया कि हमें ज़िंदगी भर नॉन वायलेंस के पाथ पे चलना चाहिए। चींटी हो चाहे मच्छर हो, उसको कभी भी नुकसान नहीं करना चाहिए। मच्छर आ रहा है, हाथ आपका खून चूस रहा है, तो हाथ आगे कर दो, उसको पीने दो, बेचारे उसकी भी ज़िंदगी है, उसके भी घर परिवार है। बुद्धिज़्म क्या कहते हैं, फोर नोबल ट्रुथ की बात करते हैं और 8 फोल्ड पाथ की बात करते हैं। दुनिया में सिर्फ 4 ही सत्य हैं जिनको, और जो सत्य इस तरीके के हैं कि ये दुनिया पूरे दुखों का गोला है, दुखों से निकलने का सिर्फ एक ही मार्ग है जिसको अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। 8 तरीके के उन्होंने एक टीचिंग्स बताई हैं जिस पे आप चलोगे तो अल्टीमेटली अपने दुखों से मुक्ति पालोगे। मोनास्टिक लाइफ, जिनको संघ और बिहार कहते थे, मोनास्ट्रीज में लोग रहते थे। एंड दीज फिलोसफी शेप इंडियन कल्चर डीपली, और इन सारी सोसाइटीज़ ने, इन सारी फिलोसफी ने क्या किया, इंडियन सोसाइटी को बहुत ही डीपली कल्चर्ड किया, बहुत ही डीपली लोगों को समझाया, सुनाया। ठीक है, आज हम डंका बजा सकते हैं इस बात पे कि हाँ, दिस इज़ द लैंड ऑफ महावीर, गौतम बुद्ध एंड मतलब हमारा बहुत मेजर रिलीजन है और जिसमें से ये सारे हमारे देश से निकले हुए हैं, तो आपको इस बात पे गर्व करना चाहिए। तो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म। तो आपको ये दोनों चीज़ मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दी हैं, समझा दी हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये क्लास 6 थी। नेक्स्ट पार्ट मैं इसका कल बनाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो उसकी कल होगी। तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।